नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूं। थ्योरी पार्ट्स काफ़ी हैं जो इस लेक्चर में आपको काफ़ी थ्योरीज मिलेंगी और एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। मैं आपको मोटा मोटा सब कुछ बताता चलूँगा, आपको रीडिंग आपको डालना है। ठीक है, एक बार आप मेरे बताने के बाद रीडिंग डाल लेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आ जाइए टॉपिक पर। इससे पहले टॉपिक शुरू करें, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं भानु.of_प्रकाश_ऑफिशियल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ वीडियो अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ, मतलब जब जो भी वीडियो बनता है उसका अपडेट मैं वहाँ डालता हूँ, तो आपको मतलब पता चलता रहेगा क्या कैसे हो रहा है। वैसे आप बेल आइकन भी इसमें प्रेस कर देंगे, उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसा आपको समझ आए, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए लॉज ऑफ मोशन पे। लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले क्या ना, दो चीज़ है जो बार बार आएगा। ठीक है, पहला इसमें क्या है कि दो चीज़ जो हमारे साथ पूरे चैप्टर में चलने वाला है और आगे भी चलेगा, उसमें एक है आइडियल केस, आइडियल। ठीक है, और दूसरा होता है कि रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है ना, ये केसेस आते हैं। आइडियल केस में क्या हम लोग बात करते हैं, प्रैक्टिकल में क्या बात करते हैं, अंतर क्या था, बहुत बेसिक अंतर है और इसको मैं बता के फिर हम लोग चैप्टर पे मूव ऑन कर जाएंगे। आइडियल केस क्या होता है कि इसमें जो भी पहले आ जाए आइडियल पे, इस पे आ जाए। आइडियल जो अभी अपने अर्थ पे हो रहा है ना, जो जैसे फ्रिक्शन लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस है, या फिर और क्या बोल सकते हैं, वाटर का जो है फोर्स है, उस तरह की चीज़ें जो अगर किसी चीज़ पे लग रही है तो वो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल। जो अर्थ पे हो रहा है दैट इज़ प्रैक्टिकल केस। आइडियल केस में क्या होता है कि जीरो, जैसे अब ऐसा बोलते हैं ना कि मान लेते हैं किसी को मैंने मारा, तो मारने के लिए मैं हवा से मेरा हाथ जा रहा होगा। ठीक है, हवा से मेरा हाथ जा रहा होगा तो हवा इस पर रेजिस्टेंस लगा रहा होगा। ऑब्वियसली हवा को काट रहे हैं ना, तो हवा इस पर रेजिस्टेंस लगा रहा होगा। तो हम ये मानते हैं कि जब हम मार रहे हैं तो हवा कोई रेजिस्टेंस इस पर नहीं लग रहा है, दैट इज़ आइडियल केस। ठीक है, कुछ भी चीज़ मानते हैं, जैसे अगर कोई चीज़ बोलते हैं बहुत प्लेन है। ठीक है, तो आप जो सबसे ज़्यादा प्लेन चीज़ जो देखे होंगे ना अपने जीवन में, वो भी 100% प्लेन नहीं होता है, बहुत बहुत 80-85% ही प्लेन होता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को हम बोलते हैं कि भाई वो एकदम 100% प्लेन है, मतलब कि वो आइडियल केस है। ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा कि आइडियल लड़का, वो एक आइडियल लड़का है, वो एक आइडियल लड़की है, इस तरह की बात है। तो आइडियल मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है कि समवेयर क्लोज टू आइडियल, कि मेरे भाई माँ बाप का सेवा कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड का भी सेवा कर रहा है। ठीक है, सब्जी भाजी ला रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, खेल कूद भी कर रहा है, तो एक आइडियल जैसा बन जाता है कि सब ऐसे नहीं हो पाते। राइट, तो आइडियल मतलब वैसा जो जैसा सब नहीं होता, और ये एक्चुअली नहीं होता है। ठीक है, आइडियल बस कल्पना में ही होता है। तो आइडियल आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। तो जब भी हम बात करेंगे तो हम जहाँ आइडियल बात करेंगे वहाँ मैं आइडियल बताऊंगा आपको, और जहाँ हम रियल बात करेंगे वहाँ मैं आपको रियल मेंशन करूंगा। ठीक है, तो जब वर्ड रियल लाइफ सिनेरियो आए, या रियल वर्ल्ड बोल दूँ, रियल वर्ल्ड बोल दूँ, या आइडियल वर्ल्ड बोल दूँ, तो आप उसके हिसाब से सिनेरियो अपने देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं इसमें, आप इसको रीडिंग डालिए। ठीक है, काम का चीज़ इसमें क्या है अपना, इसमें बोला गया है कि एक फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करने के लिए। ठीक है, और कोई अगर चीज़ चल रहा है और उसको रोकना हो तो उसके लिए भी हमको फोर्स चाहिए, और फोर्स कौन सा होगा, सम एक्सटर्नल एजेंसी से हमको वो फोर्स मिलेगा। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो हमारे साथ कांटेक्ट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब कांटेक्ट वाले तो मुझे समझ में आते हैं कि मैंने किसी को धक्का दे दिया, ट्रक ने किसी को मार दिया, ठीक है, हवा चल रही है, तो ये सब कांटेक्ट वाले फोर्स हो गए, जिसमें आप जब फोर्स लगा रहे होते हैं तो एक्चुअली आप उस चीज़ को पुश कर रहे होते हैं, दैट इज कांटेक्ट वाला फोर्स। नॉन कांटेक्ट वाला फोर्स कौन सा होता है, ठीक है, मे और मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट। नॉट इन कॉन्टैक्ट कौन सा हो सकता है कि भाई हम दूर से ही खड़े हैं और हमें ऐसा फोर्स लग जाए, तो इसको इन्फेचुएशन बोलते हैं। ठीक है, एक लड़का यहाँ खड़ा है, टॉम क्रूज खड़ा है यहाँ पे। ठीक है यार, एक लड़की यहाँ खड़ी है। ठीक है, अब ये टॉम क्रूज को देखकर ये लड़की आकर्षित होती चली गई। ठीक है, टॉम क्रूज जिनको नहीं पता उनके लिए ऋतिक रोशन रख लीजिए। ठीक है ना, ऋतिक रोशन खड़ा है यहाँ पे, एक लड़की खड़ी है, वो खुद ही घिसती हुई चली आ गई, तो ये क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट वाला फोर्स हो गया। ऐसा कौन कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि आपने किसी चीज़ को गिराया, अब एक्चुअली तो कोई उसको पुश कर नहीं रहा है नीचे, उसको तो ग्रेविटी खींच रही है, लेकिन ग्रेविटी से टच में तो नहीं आई है। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है।
तो ये दोनों नॉन टच वाले फोर्स होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट वाले फोर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि किसी भी कोई भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो उसको रोकने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, या कोई भी चीज़ स्टेशनरी है तो उसको मूव करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये फोर्स कहाँ से आएगा? एक्सटर्नल एजेंसी से आएगा। अब एक्सटर्नल एजेंसी जो फोर्स आएगा वो आपका कॉन्टैक्ट वाला भी हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट वाला भी हो सकता है। इतना इसमें बताया गया। अब इसका जो है एग्जाम्पल वगैरह वो इसमें दिया हुआ है, पढ़ के देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक चीज़ अगर मूव कर रही है, मूव करते जा रही है, ठीक है, तो डू वी रिक्वायर फोर्स टू मूव द बॉडी? ठीक है, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी मोशन में है तो क्या हमको फोर्स डालना पड़ेगा उसको मोशन में रखने के लिए? पहला सवाल। ठीक है, ये पहला सवाल क्या है अपना, कि कोई अगर चीज़ मूव कर रही है, स्टेशनरी नहीं है, मूव कर रही है, तो उसको मूव करते रहने के लिए क्या हमें कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत है? और दूसरा सवाल क्या है कि कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने के लिए क्या हमें कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत है? ये यहाँ पर सवाल किया गया हुआ है। ठीक है, एक तो मूव कर रहा है उसके लिए ही फोर्स लग चाहिए कि नहीं चाहिए, और यूनिफॉर्मली अगर मूव करते तो उसके लिए फोर्स चाहिए कि नहीं, ये दो अलग अलग सवाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो इसमें टॉपिक बताया गया वो है एरिस्टोटल फैलेसी। अब एरिस्टोटल फैलेसी मतलब इसमें काफ़ी आधा पेज लिख के दिए हुआ है, जो इसका सारांश क्या है, इसका जो मतलब इसमें क्या बताना चाह रहा है उसका क्या मतलब है कि एरिस्टोटल का जो टाइम था ना, वो कौन सा टाइम था? ये 400 BC के आसपास का टाइम था, राइट? 300-400 BC के आसपास का टाइम था। मतलब आज से कम 2000 चल रहा है ना, तो 24 साल 100 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे। अब उस समय क्या था कि इन्होंने जो अपने सिद्धांत निकाले, इन्होंने जो अपनी स्टडी की, इन्होंने जो अपना रीडिंग किया, उसके हिसाब से उन्होंने ये देखा कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। ठीक है, तो पहला का जवाब यहाँ मिलता है, वो हमको दिख रहा है अभी। ठीक है, वी आर नॉट श्योर बट दिख तो रहा है। पहला सवाल क्या था कि क्या कोई हमें फोर्स चाहिए, कोई अगर बॉडी मोशन में चल रही है तो उसको मोशन में रखने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या था? यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर रखने के लिए फोर्स चाहिए कि नहीं। तो पहला सवाल का जवाब मिलता है, वो दिख रहा है कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। ठीक है, तो इसको फैलेसी क्यों बोला गया? ठीक है, और क्या है इसमें कुछ बताने का नहीं है। ठीक है, इसको फैलेसी क्यों बताया गया? तो फैलेसी इसलिए बताया गया कि इनके बाद जब गैलीलियो महाराज पहुंचे, माने गैलीलियो तो बहुत साल बाद पहुंचे हैं। ठीक है, जब ऑलमोस्ट 1700-1800 साल बाद गैलीलियो महाराज पहुंचते हैं 16वीं शताब्दी में, तब उन्होंने देखा क्या कि यार ये जो एरिस्टोटल बोल के गए हैं ना, वो सब कुछ सही नहीं बोल के गए हैं, कुछ तो गड़बड़ बोल के गए हैं, और उस गड़बड़ को उन्होंने प्रूव किया। तो इसलिए जो एरिस्टोटल का स्टेटमेंट जो मतलब स्टैंडर्ड मान के चला जा रहा था, वो अब फॉल्स होने लग गया। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि कैसे फॉल्स होने लग गया। ठीक है, ओके, तो आ जाते हैं हम लोग। अब गैलीलियो ने क्या ऐसा खोज लिया, गैलीलियो ने ऐसा क्या खोज लिया? तो यहाँ पर वो ये आप पढ़ के देखिए, आपको मोटा मोटा समझ में आएगा कि यही लिखा हुआ है कि ये जो पॉइंट है, सारांश यही है। ये एक लाइन में इस पूरे आधे पेज का सारांश है कि एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा किसी भी चीज़ को मोशन में रखने के लिए। अब मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी अपने को फोर्स चाहिए होगा। इनके किसके हिसाब से? एरिस्टोटल के हिसाब से। ठीक है, गैलीलियो के हिसाब से क्या था? गैलीलियो ने क्या किया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इनफैक्ट 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या बोला, क्या नाम था इसका? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन का जो इंक्लाइंड प्लेन पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन इन्होंने स्टडी करना शुरू किया। तो एक सिंगल इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये पहला इंक्लाइंड प्लेन है। इसमें ऊपर से बॉल नीचे की ओर छोड़ा, नीचे से बॉल ऊपर की ओर छोड़ा, और इस पर इन्होंने बॉल इधर की ओर धकेल दिया। इन्होंने क्या देखा कि ये जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, ऑब्वियसली ग्रेविटी लग रहा होगा, एक्सेलरेट करेगा। ये जो ऊपर जा रही है वो डी एक्सेलरेट कर रही है, और ये जो जा रही है वो कंटिन्यूसली मूव करते हुए जा रही है। तो इन्होंने ये बोला कि इस एक्सपेरिमेंट से कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो हमेशा ही मोशन में रहेगा। किस आइडियल सिनेरियो में? यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल सिनेरियो। इन्होंने जो बोला वो रियल लाइफ सिनेरियो बोला। एरिस्टोटल जो बात कर रहे थे, एरिस्टोटल महाराज जो बातचीत कर रहे थे, उसमें ये रियल लाइफ सिनेरियो की बात कर रहे थे, रियल लाइफ सिनेरियो। ठीक है, इसमें इन्होंने अर्थ पे कैसा क्या होगा उसके हिसाब से इन्होंने ये बोल दिया। लेकिन फिर गैलीलियो ने क्या बोला कि नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? कि अगर हम आइडियल केस ले लें तो कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो कभी नहीं रुकेगी, वो हमेशा चलती ही जाएगी।
ठीक है, उसको कोई फोर्स नहीं चाहिए होगा मूव करने के लिए। तो यहाँ से आंसर पलटने लगे। हमारा पहला सवाल क्या था कि किसी चीज़ को मोशन में रखने के लिए हमको फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। एरिस्टोटल ने बोला हाँ चाहिए फोर्स, गैलीलियो ने बोला कि नहीं हमको फोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ आइडियल सिचुएशन में चल रही है, ऑब्वियसली रियल लाइफ में चल रही होगी तब तो उसको फोर्स चाहिए ही होगा, लेकिन आइडियल केस में अगर हम चल रही है तो उसको फोर्स नहीं चाहिए होगा। ठीक है, अब रियल लाइफ में चल रही होगी तो उसको जो फोर्स चाहिए होगा वो क्यों चाहिए होगा, क्योंकि एक्चुअली वो रियल लाइफ में उसको अपोज कर रहा है, कुछ भी चीज़ उसको अपोज कर रहा है। मान लीजिए अगर बॉल हवा में ट्रैवल कर रहा है तो हवा का जो ये है जो क्या बोलते हैं उसका पार्टिकल्स हैं वो इसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा। जो जा रहा है ये, मान लीजिए बॉल ऐसे मूव कर रहा है तो इसको हवा के पार्टिकल से वो टकरा रहा होगा, हमको दिखता नहीं है वो चीज़ पर वो टकरा रहा होता है, तो इसको ये रोक रहा है। ज़मीन पर बॉल रोल कर रहा है तो उसको फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है उस पर, तो वो उसको रोक रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ले लें, अब आप पानी में बॉल को तैरा रहे हैं या कुछ जा रहा है, बोट मूव कर रहा है तो पानी में भी उसको पानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगा रहा है। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो रियल लाइफ सिनेरियो में हमेशा कुछ ना कुछ अपोजिट फोर्स लगता है। आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, लोग आपको खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे। तो वैसे इस ऑब्जेक्ट के साथ भी है कि वो सीधा चले टेढ़ा चले कैसा भी चले, रियल लाइफ में अगर चलेगा तो उसको कुछ ना कुछ अपोज करेगा ही। तब तो एक फोर्स चाहिए जो उसको उस डायरेक्शन में मूव करते हुए बना रहने में हेल्प करे। ठीक है, तो वो जो था आपका वो एरिस्टोटल का ये बातचीत था। ठीक है, एरिस्टोटल ने ऐसे ही बोल दिया कि यार इस पर क्या है ना कि किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए अपने को फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन जब ये गैलीलियो महाराज पहुँचे, गैलीलियो महाराज बोलते हैं कि भाई इसको अपोज कर रहा है इसलिए ना फोर्स चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसा सिचुएशन मान लेंगे कुछ उसको अपोज ही नहीं कर रहा है तो क्या तभी भी फोर्स चाहिए? तो नहीं चाहिए फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली गैलीलियो का जो ये था मतलब जो सोच था वो ज़्यादा एक्यूरेट था, क्योंकि कुछ अपोज कर रहा है उसको हमको ओवरकम करने के लिए फोर्स चाहिए, जो एरिस्टोटल का कहना था। बट ये अपोज कर रहा है इसलिए ना फोर्स चाहिए। सवाल तो ये था ना कि कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो उसको मोशन में रखने के लिए हमको फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तब इसमें ये तो नहीं बोला है कि भाई उसको अपोज भी कुछ कर रहा है, इसने बस इतना पूछा कि मोशन में है तो मोशन में रहने के लिए फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब नहीं चाहिए फोर्स, क्योंकि आइडियल केस मान के चलिए नहीं चाहिए फोर्स। इसका सही आंसर इसका यही है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसको मोशन में रहने के लिए कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल का भी यहाँ पे जवाब मिल जाता है अपने को कि अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, उसको कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको कोई अपोज ही नहीं कर रहा है, जिसका वेलोसिटी गिरेगा तो वो जिस वेलोसिटी से वो लॉन्च हुआ है उसी वेलोसिटी से वो चलता चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों सवाल का जवाब हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो गैलीलियो का पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा है? लॉ ऑफ इनर्शिया को प्रूव करने के लिए। इनर्शिया वर्ड पे आते हैं अभी, अब इनर्शिया वर्ड पर अभी हम आए नहीं हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया प्रूव करने के लिए इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा बताया था? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें ये वाले 3 केसेस थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि यह डबल इंक्लाइंड प्लेन का इन्होंने ये लिया एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि ये 3 केसेस बनाए। पहला केसेस जो इंक्लाइंड है, मतलब ये सेम इंक्लिनेशन है, इधर से ज़्यादा स्टीप है, इधर थोड़ा स्लोप जो है तो डाउन हो गया। और इसमें क्या है कि एक साइड स्लोप है, एक साइड प्लेन चलता जा रहा है। अब इस पर इन्होंने ये इसको मूव कराया तो इन्होंने क्या देखा कि आइडियल केस में जो है ये जो है वो वापस इसी हाइट पे पहुंचेगा, जिस हाइट पे ये पहले चल रहा था उसी हाइट पे पहुंचेगा। ठीक है, रियल लाइफ केस में अगेन ये इतना ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रिक्शन वगैरह लग रहा होगा इसके ऊपर, तो ये थोड़ा नीचे तक पहुंचेगा, यहीं तक पहुंचेगा। ठीक है, और कुछ थोड़ा फोर्स लगेगा कि यहाँ पे वो पहुँच सके। तो आइडियल केस में जिस हाइट से आपने छोड़ा उसी हाइट पर वापस पहुँचेगा। सेम इस केस में, आइडियल केस में यहाँ से आप छोड़ेंगे तो बस इसी हाइट पे वापस पहुँचेगा। ठीक है, ऑल्दो इसको इतना पहुँचने के लिए थोड़ा ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ जाएगा, ऑब्वियसली ये इससे लंबा ये है ना। ठीक है, ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ जाएगा, बट जिस लेवल से वो गिरा है, ठीक है, उस लेवल तक वो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, तभी उसका ये होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो यहाँ पर क्या था, जब ये रुका हुआ था इसके पास क्या था? पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, ये अभी नहीं आया है, जब आएगा तब देखेंगे। जब ये स्पीड पकड़ते जाता है नीचे की ओर, जब मूव करता है तो स्पीड पकड़ते जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होने लग जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो बीच वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। मान लेते ये 50 था, सॉरी 150 मान लीजिए, अब 1 लिख ही दिया तो 1 लगा ही देते हैं, है ना। 150 यहाँ पर था, तो यहाँ भी क्या होगा? 150। अब पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला अगर पता हो तो mgh होता है। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब मास और ग्रेविटी तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब ये 150 नंबर जो है, माने 150 का जो वैल्यू है अगर mgh का यहाँ पर, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया
150 यहाँ पर बेस पे, ठीक है। अब वापस से जब ये ऊपर चढ़ना हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इज अगेन गेटिंग कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 150 कब पहुँचेगा, जब ये उसी हाइट पर पहुँचेगा जिस हाइट से ये गिरा था, ठीक है। थोड़ा मैं इसको पोजीशन वाइज मार्क कर देता हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। एक्चुअली क्या ना, मतलब मुझे चीज़ें आती हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि एवरेज से भी नीचे वाले जो बच्चे होते हैं ना, जिनका उनके दिमाग तक भी मैं पहुँच सकूँ, इसलिए मैं किसी चीज़ को काफ़ी बार रिपीट कर जाता हूँ, ठीक है। बेयर विथ मी, थोड़ा एक्सपीरियंस का भी अभाव दिखता होगा आप लोगों को, बट निराश नहीं करूँगा आपको, इतना भरोसा रखिए, ठीक है। इसका 3 पोजीशन मान लीजिए, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन और तीसरा पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास था 150, काइनेटिक एनर्जी कितना था, इक्वल टू 0 था। यहाँ पर सेकंड पोजीशन क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी 150 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर काइनेटिक, चूँकि ये बॉल जाके ऊपर रुक जाएगी, बॉल रुक जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ये हम आगे देखेंगे, ये सब फॉर्मूले पर परेशान मत हुई, बस अभी के लिए समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ½ mv², यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऊपर चलते चलते, मतलब कि ये जो पूरा काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगा, मतलब कि सारा काइनेटिक एनर्जी किस में चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। हम लोग आइडियल केस की बात कर रहे हैं, सारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो चला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 150 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी 150 अगर पहुँचा है तो कहाँ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में हमको पता है कि मास और ग्रेविटी तो उतना ही है, जितना फर्स्ट पोजीशन पे था उतना ही थर्ड पोजीशन पे भी मास और ग्रेविटी है, मतलब हाइट ही एक फैक्टर है जो ज़्यादा या कम कर सकता है। अब तो हमको बराबर रखना है, मतलब हाइट को भी उतना ही रखना पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब है कि पहले वाले जो ये फिगर है उसमें तो हमको समझ में आ रहा है, दूसरे वाले फिगर में भी यही समझ में आता है कि जब यहाँ से ये भले ये झुका हुआ है, थोड़ा वैसा नहीं है स्लोप, पहले वाले केस की तरह ये उतना स्टीप स्लोप नहीं है इसमें, बट स्टिल दैट बॉल विल गो टू दैट हाइट। क्यों, क्योंकि हमको वो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुका है, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नेवर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, आइडियल केस की बात हो रही है, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आइडियल केस में हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ से जब बॉल लॉन्च होगा तो इसको ये हाइट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी उसको अटेन करना है, ठीक है। और वो पोटेंशियल एनर्जी उसको उसी हाइट पे मिलेगा, इसलिए वो भले ही झुका हुआ हो या टेढ़ा मेढ़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन उसको उस हाइट पर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी जो है उसको भेज रहा है, ठीक, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। ठीक है, लास्ट केसेस में क्या है कि यहाँ से हमने छोड़ा इस वाले पोर्शन से, तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी कुछ रहा होगा, जैसे ही बेस पर पहुंचा इससे सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चला गया होगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी को घटाने के लिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ½ mv², हाफ और मास तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। क्या बचा अपने पास, वेलोसिटी बचा। वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ फोर्स अगेंस्ट द वेलोसिटी, ठीक है। जब तक उस बॉल को उसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं मिलेगा, वेलोसिटी उसी मेंटेन होता रहेगा आइडियल केस में, ठीक है। तो इन्होंने इससे बताया कि हमको किसी भी बॉडी का मोशन सस्टेन करने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है, अनलेस देयर इज रियल लाइफ सिनेरियो। आइडियल केस में हमको कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है मोशन के लिए, और कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए। 5 की स्पीड से आपने किसी चीज़ को छोड़ा है तो वो 5 की स्पीड से चलता ही चला जाएगा, कोई नहीं रोकेगा उसको, ठीक है। चलिए, अब ये सब आप पढ़िए, ठीक है। बहुत कुछ इसमें काम का नहीं था, काम का जो है वो मैं आपको पॉइंट आउट करते जा रहा हूँ और मैं आपको बताते चल रहा हूँ। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई चीज़ अगर रुकी हुई है, सम बॉडी इज स्टॉपिंग समवेयर, एक ग्राउंड है जिसपे एक जो है ऑब्जेक्ट जो है रुकी हुई है, और एक दूसरा ग्राउंड है उसी पर जो है, मैंने गोल कर दिया इसको मैंने। एक और बात, मैं जब भी बात कर रहा हूँ मोस्टली मैं आइडियल केस लेके ही बात करूँगा, जहाँ पर रियल लाइफ बात करूँगा वो मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पे मोस्टली हम लोग आइडियल केस में ही चलेंगे, रियल लाइफ में हम लोग नहीं चलेंगे।
और जहाँ पर ये लेफ्ट चलेंगे वहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो ये मूव कर रहा है v के वेलोसिटी से एंड दिस इज जो है वो स्टॉपिंग है, दिस इज v इक्वल्स टू 0। अब यहाँ समझिए कि इस पार्ट में क्या है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, ऑब्वियसली वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 ही होगा। दिस इज मैंने ये बॉडी ठप पड़ी हुई है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0 होगी। अब ये वेलोसिटी v चल रहा है, अब यहाँ भी चल रहा है तो वो v पे ही चल रहा है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो 0 आ जाएगा। इस चीज़ को कहाँ बताया गया, इस वाले पार्ट में बताया गया, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट। क्यों इक्विवेलेंट है, इन बोथ केसेस देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स आगे हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास तो कांस्टेंट चीज़ है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो फोर्स जो है सो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है। अगर यही चीज़ अगर 0 हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। ये वही लाइन आ गया, इट इज इनकरेक्ट टू अज्यूम दैट अ नेट फोर्स इज नीडेड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए हमको फोर्स की जरूरत नहीं है। अगेन दिस अप्लाइज इन आइडियल केस। ठीक है, अब ये दूसरा लाइन मेंशन किया, ये तो आइडियल सिचुएशन हो गया, आइडियल केस हो गया। अब रियल लाइफ केस के लिए देखिए क्या लिखा है, टू मेंटेन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन वी नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू इनकाउंटर द फ्रिक्शनल फोर्स सो दैट द टू फोर्सेस सम अप टू 0 नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, कि अगर रियल लाइफ सिनेरियो में बात करें तो हमको किसी चीज़ को यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन करने के लिए फोर्स चाहिए होगा, क्योंकि वो फोर्स क्या करेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है उसको वो काउंटर बैलेंस करेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहा है। अब यहाँ से हम आ जाते हैं कि भाई इतना तो हमने बातचीत कर लिया, इनर्शिया टाइप का नाम भी सुन लिया। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू एम में हमने देख लिया। अब ये इनर्शिया चीज़ क्या है, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब एक बॉडी जो है वो हमेशा रुकी रहेगी या चलती रहेगी जब तक उस पर कोई आपका फोर्स अप्लाई ना हो, और ये जो फोर्स अप्लाई होगा उसी के डायरेक्शन में जो भी चेंज होगा उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये सवाल मेरे जब 8, 9, 10th 8 में तो नहीं, 9 या 10th में ऐसे बोर्ड में था, मैं बता ही चुका हूँ अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर जब ये सवाल उठा ना तो मैं ये सोच रहा था यार इनर्शिया और इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों तो सेम ही लगते हैं पढ़ने में, है ना। तो इसमें ये बोला गया है ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो इनर्शिया का हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन आपको मैंने बता ही दिया सरल लैंग्वेज में। तो इनर्शिया में क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इनर्शिया की अब गौर करिएगा, इनर्शिया में क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे तो अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर वो चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। ठीक है, ये इनर्शिया बोला गया। तो दिस इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी या टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, इसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया में क्या बोलते हैं, इनर्शिया मतलब ये है कि अगर आप रुके हुए हैं तो आप रुके रहेंगे, और अगर आप चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे। ठीक है, कोई अगर फोर्स आप पे नहीं लग रहा है तो ये दोनों स्टेट में हैं अगर आप, तो उसी स्टेट में आप मेंटेन्ड रहेंगे। इसको, इस प्रॉपर्टी को, इस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं, राइट। अब फर्स्ट लॉ में क्या है कि फर्स्ट लॉ में ये बोलता है कि इसी चीज़ को बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको रेस्ट से मोशन लाने के लिए या यूनिफॉर्म मोशन को रोकने के लिए हमको फोर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, पहला केस में बोला फोर्स नहीं है तो ये हमेशा ऐसे ही पड़े रहेंगे, और फर्स्ट लॉ में क्या बोला कि अगर इनर्शिया के स्टेट में पड़े हुए हैं तो उनको मूव करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो पहले केस में बताया कि इनर्शिया क्या है, और दूसरे केस में क्या है, फर्स्ट लॉ में क्या बता रहे हैं कि अगर इनर्शिया के स्टेट में पड़ा हुआ है तो उसको उस स्टेट से हटाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फर्स्ट लॉ बन जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी सेम जैसा ही है, सुनने में सेम ही लगता है, पढ़ने में भी सेम ही लगता है। कोई अगर कैजुअली पढ़े तो उसको समझ में भी नहीं आएगा क्या डिफरेंस है दोनों में, बट येस देयर इज़ बेसिक डिफरेंस। ठीक है, और ये डिफरेंस मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है, क्योंकि इनर्शिया जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है।
ठीक है, तो जब भी मैं ये बोलूँ, फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं, जब भी मैं ये बोलूँ कि नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, नेट फोर्स को जीरो बोल दिया मतलब कि इनर्शिया की बात हम करेंगे। नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, ठीक है। इसको, इस टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। दूसरे केस में क्या बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको चलाने के लिए, या फिर कोई चल रही है तो उसको रोकने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने फोर्स लगाने की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट लॉ की बात हो रही है। फोर्स जीरो है और जो चीज़ है जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा, तो इनर्शिया की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो इनर्शिया को और क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है इतना। अब आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको बता दिया, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लगने की अगर बात किया जा रहा है, मतलब फर्स्ट लॉ का बात हो रहा है। और किसी चीज़ का ढीठ समझते हैं, ढीठ, थेथर एक होता है, ठीक है। हम लोग बिहार में थेथर बोलते हैं, साला वो थेथर है, नहीं सुनता है बात। तो थेथर का मतलब क्या होता है, थेथर मतलब होता है साला 10 जहाँ पर भी मार दो ना तो वैसा ही का वैसा ही रहता है। एक होता है ना बच्चा, किसको 2 थप्पड़ मारो तो सुधर जाता है, दूसरा बच्चा होता है जिसको मार मार के मुआ दो फिर भी साला वो वैसा ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो उसको थेथर बोलते हैं, है ना। तो ये जो इनर्शिया है ना वो थेथरा ही है एक्चुअली, कि बैठा हुआ है तो बैठे ही रहेंगे, ठीक है। डोंट माइंड में, जब मैं ऐसा मजाकिया मोड में आता हूँ तो प्लीज़ मेरे लैंग्वेज को इतना मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि थोड़ा आप लोग को मैं ऑक्यूपाइड रखना चाहता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर कोई भी चीज़ रुका हुआ है तो रुकले रहेंगे, और चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे, तो ये जो थेथराई है ना इसको इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। जब बोलते हैं कि इस थेथराई का जवाब कौन है, फोर्स है, तो उसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। क्लियर है। अब इससे ज़्यादा मतलब, अब कई लोग मुझे बोलते हैं कि खान सर की तरह पढ़ाओ। अब यार खान सर से कंपेयर कैसे कर सकते हो, खान सर इस अलग लेवल है वो, मतलब हम तो क्या है, मतलब घास पत्ता है, वो एक पेड़ है, ठीक है ना, तो उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। बट यस, चीज़ें आती हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, तो बस वही कोशिश कर रहा हूँ। इसके बदले मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आए। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता चलता हूँ, जो समझाने वाला होगा वो लेते चलेंगे। द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इम्प्लाई जीरो एक्सेलरेशन, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में, लीनियर मोशन में है, तो वो जीरो एक्सेलरेशन होता है, वो v2 माइनस v1 देख चुके हैं हम लोग। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब ऑब्वियस सी बात है ना कि नेट मतलब क्या है, कि कोई भी एक बॉडी है, इस पर फोर्स लग रहा है चार तरफ से, ठीक है, और ये बॉडी यहीं की यहीं रुकी हुई है, मतलब कि जितने भी फोर्स हैं सब आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, तभी तो रुके हुए। आप टेबल ले लीजिए, आपके क्लास में एक टेबल होगा, उस टेबल को 6 लोग मिलकर 6 साइड से पुश करने लग जाइए, और टेबल एक जगह हिल भी नहीं रहा, मतलब क्या हो रहा है कि जो आप लोग दम लगा रहे हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट में वो कैंसिल आउट हो रहा है, तभी तो वो टेबल वहीं रुका हुआ है, राइट। और अगर 6 लोग धकेल रहे हैं और आप देखेंगे कि टेबल एक पर्टिकुलर साइड पे मूव करता जा रहा है, मतलब कि जिस तरफ से वो जिस तरफ की जा रहा है, मतलब इस तरफ से इस तरफ की ओर जा रहा है, तो इस तरफ वाले जो है ना, इनका जो फोर्स है वो इधर वाले जो अपोज कर रहे हैं इस फोर्स को, इससे डोमिनेंट है, तो नेट फोर्स जो इस पर लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है, इसलिए जो चीज़ है वो उधर की ओर मूव कर रही है, ठीक है। अब इधर जब जिस साइड को मूव कर रही है मतलब कुछ एक्सेलरेशन होगा। इफ देयर इज अ नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स है तो क्या होगा, एम ए का वैल्यू कुछ होगा, एम तो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ए का ही वैल्यू कुछ होगा, मतलब ये नॉन जीरो होगा, यही यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है ना कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, ठीक है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सिचुएशन। जब हम लोग ये इतना बात कर चुके हैं तो ये यहाँ पर एक बात निकल के आता है कि 2 काइंड ऑफ सिचुएशन है। पहला काइंड ऑफ सिचुएशन क्या है कि हमको पता है कि कौन कौन फोर्स लग रहा है, समझे ना, हैं?
दो दो काइंड ऑफ सिचुएशन है। पहला काइंड कौन सा है कि हमको ये पता है कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है, विच ऑल फोर्स, ठीक है, ये नोन है हमको, ठीक है, इसको वन यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको वन यहाँ लिखते हैं। और दूसरा केस क्या होता है कि नॉट नोन, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं हमको पता नहीं है। तो ये दो टाइप ऑफ सिचुएशन बनता है। जब हमको नॉट नोन पता है, माने नोन पता है, तब तो हमको सीधा सीधी ये पता चल जाता है कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सब क्या। ऑब्वियसली हमको जब पता है कि भाई एक चीज़ पर कितना क्या क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हमको पता है कि चेंज हो रहा नहीं हो रहा है, तो हम बता सकते हैं ना कि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो उसका एक एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है कि एक स्पेसशिप आउट इन द इंटरस्टेलर स्पेस। अब इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब पता है क्या आपको, ठीक है, प्लूटो है ना अपना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो जो भी है ना, अर्थ बीच में छूट गया लगता है ठीक है, तो प्लूटो है ना, प्लूटो के बाद अगर कोई भी स्पेसशिप चली जाती है ना, या प्लूटो के बाद का जो एरिया है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। एक मूवी भी थी इंटरस्टेलर, जिसमें आपका सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली गोइंग बियॉन्ड प्लूटो मीन्स दैट यू आर आउट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, मतलब सन का जो अपना सोलर सिस्टम है उससे आप बाहर जा चुके हैं, ठीक है। अब बाहर जा चुके हैं तो आप कहाँ जा चुके हैं, अब स्पेस में नहीं, अब आप इंटरस्टेलर स्पेस में हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई स्पेसशिप आउट इन द इंटरस्टेलर स्पेस far from all objects and with all its rockets turned off has no net external force acting on it, ठीक है। एक बार अगर प्लूटो क्रॉस कर गए और कोई ग्रेविटी वहाँ सामान, तो वैक्यूम में, पूरा स्पेस इज टोटली वैक्यूम, राइट, ठीक है। वहाँ पर क्या आपको मिल सकता है, बहुत से बहुत कोई आपको पत्थर उत्थर आता हुआ दिख सकता है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि किसी के प्लैनेट के आसपास आप गुजरेंगे तो उसका ग्रेविटी फील होगा, ये हो सकता है। मान लेते हो सबको हम हटा दें कि कुछ नहीं हो रहा है, सब सीधा वैक्यूम है, और कुछ स्पीड के साथ वो प्लूटो को क्रॉस कर गया, ठीक है। तो वो जिस स्पीड से प्लूटो क्रॉस किया है उसी स्पीड वो बना रहेगा, मतलब इंजन बंद कर दिया, प्लूटो क्रॉस किया और इंजन आपने बंद कर दिया, तो वो चलता चला जाएगा, वो नहीं रुकेगा, ठीक है। उसको रोकने वाला कौन है वहाँ पर, फ्रिक्शन है, हवा है, पानी है, क्या है वहाँ रोकने के लिए, उसको कुछ भी रोकने के लिए नहीं है, तो वो चलता चला जाएगा। तो यहीं से प्रूफ होता है कि एरिस्टोटल जो बोले थे वो गलत बोले थे, ठीक है। तो इसमें जो पहला बोला है कि कौन कौन से फोर्स हमको ये है वो हमको पता है, इसमें पता है मतलब इन सम एग्जांपल्स वी नो दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, इन दैट केस वी कैन कंक्लूड दैट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो नेट फोर्स जो पहला ये इसका एग्जांपल था, पहला केस का ये एग्जांपल था कि हमको ये पता है कि उस पर नेट फोर्स जीरो लगा हुआ है, और ये भी हमको उससे पता चल जाता है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। उसका एग्जाम्पल ये इंटरस्टेलर स्पेस वाला हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जब दूसरा केस में क्या जो है वो ज़्यादातर टाइम हम यही देखते हैं कि हमको ये नहीं पता होता है कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अभी आपने एक बॉल गुड़का दिया, मैंने बॉल को ग्राउंड पे आपने रोल कर दिया, राइट, उम्मीद है आपको मेरा वो समझ में आ जाता होगा। तो बॉल को आपने ग्राउंड पे रोल कर दिया, अब वो ग्राउंड पे रोल कर रहा है तो आपको ये पता है कि क्या 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 फोर्स लग रहा है। दो तीन फोर्स तो आपको खैर पता होगा, एक तो फ्रिक्शन पता होगा आपको कि लग रहा है, उस पर ग्रेविटी पता होगा आपको कि लग रहा है, और कुछ पता है इसके अलावा, हाँ एयर का जो है वो लग रहा होगा। एयर अब ग्राउंड पे भी रोल कर रही है तो हवा तो रोक ही रहा होगा ना उसको, हवा से तो टकरा ही रहा है, वो दिखता नहीं है, वो टकरा तो रहा ही है, ठीक है। उसके अलावा कुछ फोर्स पता है, हो सकता है कि यार वहाँ पानी गिरा हो तो उसका विस्कस फोर्स भी लग रहा हो, होता है ना, पानी में देखते होंगे कि बॉल जो है ग्राउंड पे आराम से निकल जाती है, पानी में जाके छप से बॉल अचानक से रुक जाती है, ठीक है। तो वो भी कुछ अपोजिट फोर्स लगाता होगा तभी तो रुक जाती है, ठीक है। तो हमको ये ऐसा केसेस हो सकता है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही केस होता है कि कुछ किसी भी चीज़ पर क्या फोर्स लग रहा है वो हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है अनएक्सलरेटेड है कि नहीं। हमको ये पता ही नहीं है कि कितना फोर्स उस पर लग रहा है, तो हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि वो जो चीज़ है, जो भी बॉल है या कुछ भी है, वो एक्सलरेटेड है या अनएक्सलरेटेड है, ठीक है। ये चीज़ हम पता नहीं कर पाते हैं, और इससे हमको ये भी नहीं, इसलिए हमको ये भी नहीं पता चल पाता है कि नेट फोर्स जो है वो जीरो है या नहीं है। लेकिन अगर ये पता चल गया कि नेट फोर्स जो है उस पर जीरो है, हमको ये नहीं पता कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमको ये पता हो कि नेट फोर्स उस पर लग रहा है वो जीरो है। तो जब नेट फोर्स आपको जीरो निकल के आया, उसके लिए तो सीधा सीधा एक ही था कि मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू होगा, मतलब एक्सेलरेशन कुछ तो एक्सेलरेशन होगा उसमें, ठीक है। तो आप ये पढ़िएगा, वही चीज़ें वही बातें लिखी हुई हैं।
ठीक है, वही बात रिपीट किया हुआ है, एड ऑफ द जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना यहाँ पे क्या है ना, अब दो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि यार ख़त्म कर दूंगा, चलिए फर्स्ट लॉ ख़त्म करके हम लोग इस चैप्टर को रैप अप करते हैं। कितना टाइम हो गया? 35 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब दो केसेस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है आप इस पर लाइन को पहले देखिए, क्योंकि मैं लाइन स्किप मार रहा था, बट चूंकि ये आगे के दो एग्जाम्पल है, एक आपका ये टेबल किताब वाला एग्जाम्पल है और दूसरा ये कार्ड वाला एग्जाम्पल है। ये दोनों एग्जाम्पल जो है इस लाइन से रिलेटेड है, तो इसको लेके चलते हैं। If on earth an object is at rest or in uniform linear motion, it is not because there is no forces acting on it, but it is because the various external forces cancel out and add up zero next, that is add up to zero net external force। कहना कि ये मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है अर्थ पे, ठीक है, उस पर फोर्स नहीं लग रहा इसलिए वो नहीं रुकी हुई है, उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं वो कैंसिल आउट हो रहे हैं इसलिए वो रुकी हुई है। ठीक है, अंत समझिएगा, फोर्स का नहीं लगना एक चीज़ है और बहुत सारे फोर्स का लगना फिर भी उसका जो नेट वैल्यू है वो जीरो होना वो अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों ही केस में चीज़ मूव नहीं करेगा। पहला अगर फोर्स जीरो है तो भी नहीं मूव कर पाएगा, दूसरा केस में बहुत सारा फोर्स लग रहा है बट नेट फोर्स जीरो है तो भी वो मूव नहीं कर पाएगा। तो उसका ये एग्जाम्पल ये है। पहला एग्जाम्पल क्या है? किताब है। अब किताब क्या है? टेबल पे है। अब इस टेबल पे है तो इस पर एक नॉन कॉन्टैक्ट वाला फोर्स तो लग ही रहा होगा, ग्रेविटी, राइट। ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही होगी। ठीक है, अब स्लाइड वाइड की बात नहीं करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली फ्रिक्शन की अब हम बात कर ही रहे हैं, रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये रियल लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो किताब जो है वो नीचे उसको ग्रेविटी खींच रहा है, लेकिन उसको नीचे जाने से रोक कौन रहा है? टेबल रोक रहा है। ठीक है, नीचे जाने एक फोर्स आपको नीचे जा रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, किताब है, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और वो नीचे नहीं जा रहा है, मतलब कुछ फोर्स तो ऊपर लग रहा होगा ना जो उस नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। व्हाट इज दैट फोर्स? ठीक है, तो उस फोर्स का नाम है नॉर्मल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मल फोर्स आर इसको बोलते हैं। इस किताब पर ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, मास तो m हो गया, g क्या हो? एक्सलरेशन हो गया। फोर्स नीचे फोर्स mg लग रहा होगा, ऊपर की फोर्स n लग रहा होगा। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि F इक्वल्स टू mg और F इक्वल्स टू ma आपने 10th लेवल पे पढ़ा होगा। अब ऐसा कुछ है नहीं, वो नहीं होता है मूवीज़ में जो शुरू करते हैं और 15-20 मिनट बीत गया और अभी तक हीरो आया नहीं, सलमान खान अभी तक आया नहीं है। ठीक है, और अचानक से किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है और सलमान खान डिश करके निकलता है और वो मार्केट करने लगता है। तो इस F इक्वल्स टू ma को मुझे वो 15 मिनट के बाद का एंट्री वाला नहीं बताना है कि जब आएगा तब बताएंगे, ये आपने पढ़ा होगा F इक्वल्स टू ma, तो इसको हम लोग मान के ही चलते हैं। ठीक है, तो इस किताब जो है उस पर दो ग्रेविटी लग रहा है नीचे की ओर, बट स्टिल द बुक इज़ नॉट मूविंग डाउनवर्ड्स, बट मीन समथिंग इज स्टॉपिंग इट। इसको क्या रोक रहा है? इसको रोकने वाला टेबल है। मतलब टेबल भी क्या कर रहा होगा? इसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो ये फोर्स कैंसिल आउट हुआ होगा। तो यहाँ नॉर्मल जिस पे लग रहा होगा कितना के बराबर लग रहा होगा? mg के बराबर लग रहा होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम अगर इन्हेंस करें, इसी टेबल वाले इसको एग्जाम्पल को, एक टेबल है अपने पास। ठीक है, ये तो किताब वाला पोर्सन था। ठीक है, अब इस टेबल का जो है ना क्या है, इस टेबल का जो क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल लगाने का जो कैपेसिटी है ना वो लिमिटेड है। ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा ये इस पर नॉर्मल नहीं लगा सकता है। तो मान लेते हैं कि एक बड़ा सा है ना 5000 किलो का सामान ले आए। ठीक है, 5000 kg, 5000 kg का कुछ सामान ले आए। इस सामान को लाके हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये बताइए मुझे कि जब मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, यहाँ पे उस टेबल पर लाके रख दिया, तो क्या आपको लगता है कि टेबल जो है वो इसी जैसे किताब रुका हुआ था वैसे ही रुका रहेगा या 5000 जो है वो ज़मीन पर पहुँच जाएगा? तो अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा के इसको सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 5000 किलो का जो सामान है वो ज़मीन पे पहुंच जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? किताब था वो क्यों नहीं गया? उस पर भी तो mg लग रहा था, इस पर भी तो mg लग रहा होगा, है ना। अंडरस्टूड है कि 5000 kg उसका वेट है तो उतना उसका mg उस पर लग रहा होगा, मैंने फोर्स लग रहा होगा इतना। ठीक है, तो फिर ये क्यों नहीं रोक पाया? तो टेबल का जो नॉर्मल लगाने का कैपेसिटी था वो मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं हम कि 4000 kg था। तो ऑब्वियसली ये 1000 kg इसका ज़्यादा है, तो नीचे कितना लगेगा? नीचे लगेगा 5000 और नॉर्मल जो है वो 4000 kg लगा पा रहा था तो 4000, यानी कि नेट कितना हो गया? 1000। अब ये नेट फोर्स जो क्या करेगा? ये इसको टेबल को तोड़ते हुए सामान को ज़मीन में पहुंचा देगा। ठीक है, चलिए ये एक बात है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है
ठीक है, मैं जब ये पढ़ रहा था ना तो मुझे लगा कि अरे यार मैं इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। आप ये लाइन पढ़िए, सिंस W इक्वल्स टू R, वेट जो है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर है, फोर्सेस कैंसिल एंड देयरफॉर द बुक इज एट रेस्ट। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, सिंस द बुक इज ऑब्जर्व टू बी एट रेस्ट द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो according to the first law. This implies that the normal force R must be equal to the opposite to the W, equal and opposite to the weight W. अब ये दोनों लाइन आप पढ़ेंगे आपको एक जैसे ही लगेगा, पहले वाले को उसने गलत बताया है और दूसरे वाले को उसने सही बताया है। ठीक है, इसने ये पहले वाले ने ये बोला है कि W इक्वल्स टू R है, वेट जो है वो नॉर्मल के बराबर है, इसलिए किताब रुकी हुई है। ये गलत है। सही क्या है, किताब रुकी हुई है क्योंकि वेट और नॉर्मल जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है। कहने का सिंपल मतलब है कि कोई अगर बोलता है कि मेरे फादर का मुंह मेरे जैसा है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है, मेरे फादर का चेहरा मेरे जैसा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, मेरा चेहरा मेरे फादर जैसा है। अब दोनों तो सेम ही बात हो रही है ना कि यार दोनों का फेस मिलता है, बात तो सेम ही हो रही है। लेकिन आप लॉजिकली देखिए ना कि फादर का फेस बेटे जैसा होगा या बेटे का फेस फादर जैसा होगा। बेटे का फेस जो है वो फादर जैसा होगा। राइट, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों में हम फेस ही कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन का तरीका गलत है। पहले वाले में बाप का फेस बेटा जैसा नहीं होता है बेटा का फेस जो होता है वो बाप जैसा होता है, क्योंकि बेटा बाप से आया है, तो जो पहले आया है वो उसका फेस जो है ये करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। तो आप इसको पढ़ के देखिएगा, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि W इक्वल्स टू वेट जो है वो नॉर्मल के बराबर है, इसलिए वो नहीं रुकी है, वो रुकी हुई है क्योंकि ऐसा है। ठीक है, रीजनिंग की बात हो रही है बेसिकली। एक एजम्पशन है और दूसरा, एजम्पशन नहीं बोलेंगे उसका, असर्शन है, दूसरा रीजनिंग है। तो असर्शन है कि W इक्वल्स टू R है, रीज़न क्या है कि किताब रुकी हुई है, और दूसरा है कि किताब रुकी हुई है, कारण क्या है कि W इक्वल्स टू R है। तो दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। ठीक है, आप उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल से पिता और बच्चे के फेस के इससे एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तीसरा आता है मोशन ऑफ कार। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ कार है। अब इसमें मोटा मोटी एक ही बातें हैं, वही बातें रिपीट की गई हैं। जो अपने काम का था वो यहाँ पर मेरे को दिखा। ठीक है, ये पढ़ के देखिएगा, सिंपल, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या बोला गया हुआ है ना कि whenever you accelerate it's friction that accelerates the car, not the pedal you press for acceleration। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि आप जो एक्सलरेशन का ये दबा रहे हैं, पैडल दबा रहे हैं, उससे एक्सलरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सलरेट किससे हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स से एक्सलरेट हो रहा है, ये इसमें कहना चाह रहा है। अब आप ये सोचने पड़ जाएंगे भैया कि ये कैसे संभव है, एक्सलरेटर दबा रहे हैं तभी तो गाड़ी का तेजी बढ़ रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आ गया उसमें है? तो आप ऐसा सोच के रखिए। इसको पहले मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मान लेते हैं दो गाड़ियाँ हैं। ठीक, ठीक है, एक के नीचे एक सेकंड मित्रों, मान लेते हैं कि दो गाड़ी है, एक रियल लाइफ में है, ये रियल लाइफ में है, और एक आइडियल लाइफ में है। आइडियल लाइफ में ये गाड़ी भी है जो v के स्पीड से मूव कर रहा है, ये गाड़ी जो है वो भी v के स्पीड से मूव कर रहा है। आपने एक्सीलेटर प्रेस किया, ठीक है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने एक्सीलेटर को प्रेस किया, ये गाड़ी का v से स्पीड कहाँ चला गया, v2 चला गया। ठीक है, v1 से ये v2 चला गया, इसका भी v1 था। ठीक है, इसके नीचे क्या था कि ये ग्राउंड जो भी है ना, ये ग्राउंड यहाँ जो था, यहाँ पर एकदम 100% प्लेन है, 100% प्लेन एज इन चिकना एज इन क्या बोलेंगे उसको, प्लेन ही समझो ना यार, प्लेन PLAIN, माने जीरो फ्रिक्शन समझिए, जीरो फ्रिक्शन। अब आपने यहाँ पे भी एक्सीलेटर प्रेस किया, ठीक है, आपने इसको एक्सीलेटर को प्रेस किया, क्या ये V से V1 से V2 जाएगा? सोच के देखिए ज़रा। यहाँ पर फ्रिक्शन था, प्रॉपर फ्रिक्शन था यहाँ। ठीक है, एक मिनट पॉज कीजिए, आप सोच के देखिएगा। ठीक है, उसके बाद अभी मैं उस जवाब पर सीधा मूव कर रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सीलेटर आपने प्रेस कर भी दिया तो भी आप V1 पे ही हैं। क्यों V1 पे हैं?
ठीक है, यहाँ से दो बातें आएंगी बाहर। चलिए ये बता करके मैं अब ये लेक्चर ख़त्म ही कर दूँ, 45 मिनट जा चुका है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप इस पे इसको आप ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, 45 मिनट्स हो चुका है। ठीक है, और हम नेक्स्ट पार्ट में इसको लेकर के आएंगे। ठीक है, कि इसका एग्जाम्पल मतलब इसका आंसर क्या होगा। ठीक है मित्रों, टाटा।